ये 1975 में फिलीपींस में सिलो का एक भाषण है जो कि ऊर्जा के ऊपर है। ये हमारी किसी किताब में नहीं है, लेकिन हमें मिला और लगा कि ये समझने के लिए बड़े जरूरी विषय है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको समझा जाए। पिछले सप्ताह एक मीटिंग में एंटोनियो ने थोड़ा हमें समझाया इसके बारे में, तो आज हम उस समझ के आधार पे आपस में बात करें। आप कोई पढ़ पाएंगे या मैं पढ़ूं? आप पढ़ते तो बेहतर रहता, क्योंकि यहाँ से पूरा लेटर अच्छे से नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं है हम लोगों के पास। तो आपने पहले पढ़ा है इसको? अभी थोड़ा देर पहले स्क्रीन पे पढ़ रहा था, उससे पहले नहीं था। अच्छा, क्योंकि पहले पढ़ लेते तो अच्छा रहता थोड़ा। हाँ, तो डाल दीजिए स्क्रीन पे, हम लोग पढ़ ले। स्क्रीन पे तो डरा हुआ है। नहीं, मीटिंग में आने के पहले पढ़ते तो थोड़ा अच्छा रहता। एनीवे, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम ऊर्जा के साथ सटीक तरीके से काम करते हैं। हालांकि ऐसा करने के विभिन्न तरीके हैं। इससे पहले कि मैं ऊर्जा के साथ काम करने के विभिन्न तरीकों में जाऊं, ये सिलो बोल रहे हैं, मैं आपसे निम्नलिखित की कल्पना करने के लिए कहूंगा। निम्नलिखित की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि सभी भौतिक वस्तुएं संपीड़ित ऊर्जा, यानी ऊर्जा जो दबाव में होती है, संपीड़ित ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं। कल्पना कीजिए कि सभी चीजें ऊर्जा से घिरी हुई हैं। यह कल्पना करने के बजाय कि हमारे चारों ओर सब कुछ हवा है, कल्पना करें कि सब कुछ ऊर्जा है। हम उस ऊर्जा में डूबे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि ऊर्जा के इस विशाल महासागर के भीतर कुछ परिस्थितियों में ये ऊर्जा बिंदुओं पर केंद्रित है, कुछ बिंदुओं पर केंद्रित है। तो सिरो कह रहे हैं कि हम इस विषय में आगे बात करें, उसके पहले आप ये कल्पना करें कि हमारे चारों ओर ऊर्जा है और हम उस ऊर्जा में डूबे हुए हैं। जिसे हम हवा कहते हैं, उसे भी हम ऊर्जा मान लें कुछ क्षणों के लिए, और ये मान लें कि कुछ बिंदुओं पर ये ऊर्जा केंद्रित है। उस ऊर्जा की एकाग्रता के कारण भौतिक रूप ऊर्जा के संकुचित रूप प्रकट होते हैं। कल्पना कीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा है, और तब हम समझ पाएंगे कि सृष्टि कैसे समाप्त नहीं हुई है। लेकिन पदार्थ का निर्माण किसी न किसी चीज से होता है। कोई ये नहीं समझ सकता कि पदार्थ शून्य से कैसे बनता है, क्योंकि कोई ये नहीं जान सकता कि पदार्थ शून्य से बना है। कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी ये नहीं जान सकता कि एक निश्चित क्षण में सब कुछ एकाग्र ऊर्जा बन सकता है। मंजू बहन कुछ बोलेंगे इसके बारे में? मैं हाँ बोल सकती हूँ। बोलिए। मुख्य रूप से जो ऊर्जा के बारे में उनका जो एक परिकल्पना है, जो सत्य पर आधारित है, उसके बारे में उन्होंने कहना चाहा है कि जब तक हम इन चीजों को अपनी कल्पना शक्ति में उतार के देख नहीं पाएंगे, तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। और कैसे किसी भी
चीज का, किसी भी पदार्थ का निर्माण उस ऊर्जा से ही होती है। उसके लिए कुछ खास परिस्थितियां होती है जिस कारण यह ऊर्जा एक खास केंद्र पर केंद्रित होता है। जी उसी ऊर्जा की जो कैसे वह एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना पिंड और ब्रह्मांड, जी हम लोग के यहाँ पिंड और ब्रह्मांड का एक ये है ना कि जो ताकत एक पिंड में है वही प्रस्फुटित होके ब्रह्मांड में जाता है। तो उसी तरह के चीजों को यहाँ पर एक कल्पना करने के लिए हमसे शिलो का कहना है। जी उस ऊर्जा की एकाग्रता के कारण, ये तो हमने पढ़ लिया। कहाँ? हम यहाँ हैं। हाँ, धीरे धीरे केंद्र, तब हम बहुत ठोस भौतिक रूप से घिरे होते हैं। इतने ठोस भौतिक रूपों से नहीं। जब यह ऊर्जा धीरे धीरे केंद्रित हो जाती है तब हम बहुत ठोस भौतिक रूपों से घिरे होते हैं। इतने ठोस भौतिक रूपों से नहीं। भौतिक रूपों से जो इतने ठोस नहीं है और ऊर्जा के रूपों से जो अधिक से अधिक स्पंदनात्मक हैं। हमारी आंखें केवल लोगों के ठोस रूपों को ही देख सकती हैं। यहाँ मैंने अनुवाद के चलते थोड़ा बहुत गड़बड़ है। हाँ। नहीं बन रहा, मतलब एक जो मानसिक प्रिंट तैयार होना चाहिए वो होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो अनुवाद के कारण। लेकिन अर्थ स्पष्ट है कि जो नहीं देखने वाला चीज है, ऊर्जा को कोई देख तो नहीं सकता है, लेकिन वह जब केंद्रित होता है तो वह लोगों के सामने स्पष्ट होता है। जी एक ठोस रूप में वो ऊर्जा एक ठोस रूप में हमारे सामने दिखता है। जी जी लेकिन उनका कहना है कि वो ऐसा ठोस रूप में नहीं जिसे हम ठोस जानते हैं, क्योंकि वो एनर्जी है। हाँ, और हमारी आंखें केवल ठोस रूपों को ही देख सकती हैं और उन्हें आंखों द्वारा प्राप्त संपंदों के माध्यम से माना जाता है। तो जैसे हम कुछ चीजों को आंखों से देखते हैं और वो एक रूप की एनर्जी होती है, लेकिन हम ध्वनि को आंखों से नहीं देख सकते। हम आंखों द्वारा प्राप्त संपंदों से ध्वनि का अनुभव नहीं कर सकते। वो हम कान द्वारा प्राप्त संपंदों द्वारा ध्वनि का अनुभव करते हैं। मतलब कुछ चीजें हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम केवल कान से सुन सकते हैं, उनका अनुभव हम कान से कर सकते हैं। तो यानी ऊर्जा के इन ठोस रूपों के आसपास हम ऊर्जा के हल्के रूपों को खोज कर सकते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ऊर्जा के हल्के रूप जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जो क्रिया उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा कार्य उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा कार्य भी उत्पन्न करती है। इस ऊर्जा को कुछ दिशाओं में भी लागू किया जा सकता है। तो कहना है कि जो हम आंखों द्वारा या आवाज द्वारा अनुभव करते हैं, उसके आसपास भी कुछ ऊर्जा होती है जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन ये ऊर्जा भी अपना काम करती है और उस ऊर्जा को हम कुछ दिशाओं में चला सकते हैं। ये आगे थोड़ा समझ आएगा। आप विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा के रूपों को जानते हैं जिन्हें कार्यों के रूप में लागू किया जा सकता है। आप सौर ऊर्जा, भाप ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य रूपों को जानते हैं। हम ठोस निकायों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये ऊर्जा ठोस निकायों पर कार्य करने में सक्षम है। हम जानते हैं कि बिजली प्रकाश बन सकती है। वह प्रकाश बिजली बन सकता है।
बिजली में तब्दील किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन आइए हम अपनी कल्पना जारी रखें। मान लीजिए कि हमारे ठोस शरीर में, जैसा कि देखा गया है, ऊर्जा के विभिन्न स्तर हैं। आप सबसे सघन स्तर का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड संवेदनशील फिल्म से लैस कुछ कैमरे सघनतम स्तर का अनुभव कर सकते हैं। इंफ्रारेड किरणों के प्रति संवेदनशील हमारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को समझ सकते हैं। कुछ अन्य उपकरण हमारे शरीर से अन्य विकिरणों को देख सकते हैं। यदि वे उपकरण हमें अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऊर्जा उन उपकरणों पर क्रिया उत्पन्न करती है और उन तरीकों से वे उन्हें पंजीकृत कर सकते हैं। जाहिर है, इंफ्रारेड किरणों को दिखाने वाले कैमरों के अस्तित्व के पहले हम अपने शरीर को घेरने वाली ऊष्मा ऊर्जा को नहीं देख सकते थे, और आज की वर्तमान खोजों से पहले अन्य प्रकार के विकिरणों को नहीं माना जा सकता था। तो यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है कि हम लोग ऊर्जा के कई रूपों को जानते हैं, जो ठोस रूप है और जिनको हम जीवन में देखते हैं, जैसे बिजली है, चुंबकीय ऊर्जा है, प्रकाश है। लेकिन जब ये इंफ्रारेड कैमरास बने, तो उससे हम देख पाए कि हमारे शरीर के आसपास भी ऊर्जा होती है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो जाहिर है कि इसके पहले, जब ये इंफ्रारेड कैमरे नहीं बने थे, तो इसके पहले उस ऊर्जा को ना लोग मानते थे और ना देख पाते थे। हमने कहा कि व्यक्ति में गति में ऊर्जा होती है, लेकिन ना केवल गति से बाहरी ऊर्जा, बल्कि गति में आंतरिक ऊर्जा भी होती है। बाहरी गतिमान ऊर्जा, लेकिन आंतरिक गतिमान ऊर्जा भी। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में उसके चारों ओर ऊर्जा है और उसके भीतर ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि जब कोशिका के अंदर कोई समस्या होती है, तो कोशिका के आसपास के क्षेत्र में विकिरण होते हैं, और ऐसा लगता है कि सहमति का कानून है कि ऊर्जा और पदार्थ के बीच संयोग का कानून है। इस प्रकार इस क्षेत्र पर कार्य करके हम इस क्षेत्र पर कार्य कर सकते हैं, हम भौतिक शरीर पर कार्य कर सकते हैं, और भौतिक शरीर पर कार्य करके हम इस क्षेत्र पर क्रिया उत्पन्न करते हैं। यहाँ ये कहना है कि हमारे अंदर ऊर्जा होती है, लेकिन वो केवल वो ऊर्जा नहीं जिसे हम महसूस कर पाते हैं, उसके अलावा आंतरिक ऊर्जा भी होती है। हमारे हर शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा होती है, और जो उसके आसपास उस ऊर्जा का असर होता है। और जब किसी कोशिका के अंदर कोई समस्या होती है, तो उसके आसपास उसका विकिरण होता है, और क्योंकि ये किसी भी कोशिका और उसके आसपास में एक संबंध है कि एक में कुछ होगा तो दूसरे में वैसा ही होगा, इसी तरह बीमारियां भी फैलती हैं। कुछ बोलना चाहेंगे मंजू बहन? नहीं, ठीक है। शास्त्रीय और आधिकारिक चिकित्सा पदार्थ पर, शरीर पर कार्य करती है, लेकिन अन्य प्रकार की दवाएं हैं जो भौतिक शरीर पर नहीं, भौतिक शरीर पर कार्य करती हैं। ये देखना पड़ेगा ट्रांसलेशन में क्या है। भौतिक शरीर पर नहीं, भौतिक शरीर पर कार्य करती है। मतलब जो दवा हम खाते हैं वह काम कैसे करता है, वह तो बाह्य शरीर के बाह्य प्रक्रिया में नहीं आता है, लेकिन जो आंतरिक प्रक्रिया उसकी भौतिक शरीर है। यहाँ रिपीट कर दिया है, लेकिन अर्थ दो है। एक है शरीर का जो भीतरी, जहाँ से दवाई खा के हमारे शरीर पर क्या असर होता है,
वो शरीर महसूस करता है, लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं। ये अच्छा, मैं अनुवाद वाला प्रॉब्लम है। इंग्लिश में है which act not on matter on the physical body but on the physical body. So not on matter on the physical body but on the physical body. हाँ, तो शरीर की जो प्रकृति है, जैसे दवाई काम कर रहा है और हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। शरीर को दवाई अपना काम शरीर पर कर रहा है, और उस समय मान लीजिए हमारे शरीर को खाना खाना है, तो हमारा हाथ चलता है खाना खाने के लिए, हम देखते हैं सुनते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर वो अपना दवा काम कर रहा है। मैं इसमें है कुछ ना, बोलूं? शरीर पर नहीं बल्कि मैदान पर असर करती है। नहीं, मैदान पर का मतलब मैदान नहीं, शरीर के आसपास, शरीर के फील्ड पर, हाँ, शरीर के आसपास जो ऊर्जा है उस पर असर करती है। उसमें लिखा है बट ऑन द फील्ड, मतलब शरीर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो एनर्जी का क्षेत्र है, उस पर कार्य करती है। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, एक्चुअली हमने जो अभी तक ऊर्जा के बारे में जितना भी ये किया और अभी जो पढ़ा है हम लोगों ने, हमने जो अभी तक समझा वो एक खास चीज ये थी कि सीलो ने जो प्रैक्टिकली किए और देखे कि ये जितने भी ऊर्जा हैं ये हमारे शरीर के या इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमारा इंटरनल जो ऊर्जा है, आंतरिक जो ऊर्जा है, वो कितना कैपेबल है जो अपने काम के लिए बाहरी ऊर्जा को अपने अंदर अपने तरफ आकर्षित करती है, और जिससे उसको कार्य करने में, अपने ऊर्जा को आगे बढ़ाने में, या फिर आंतरिक ऊर्जा उस बाह्य ऊर्जा को सुचारू रूप से काम करने के लिए उपयोग करती है। जिसका बाहरी ऊर्जा को अगर हम अंदर ग्रहण करते हैं तो जिसका असर शरीर पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, बस वो आपके कार्यों में ही झलकता है। मैंने जो अभी तक समझा वो ये समझा। ठीक बात है। यहाँ स्पष्ट है एक चीज कि जो शरीर का वो फील्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे हाथ में यहाँ पर कुछ घाव है, तो घाव ठीक करने के लिए दवा दिया, तो हमारे शरीर पर वो घाव है, तो हमारे शरीर पर उस दवा का जो असर है वो उस घाव को ठीक करने में जो उसका उस ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, वो उसके ठीक होने की जो प्रक्रिया है उसमें हम उसको देखते हैं। किसी और भी क्षेत्र में हम वो नहीं देखेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है, लेकिन घाव ठीक हो गया तो हम उसको समझते हैं कि हाँ वो दवा का प्रयोग वहां हुआ। वैसे ही जो रमेश जी ने जो कहा कि इर्द गिर्द के शक्तियों से हम शक्तिवान होके अपने कार्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि हम अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो अगर वातावरण हमारे प्रतिकूल होता है तो हमें परेशानी होती है, लेकिन वहीं अगर किसी
माहौल को ठीक करने के लिए बहुत गर्मी है, तो हम ऊर्जा का इस्तेमाल एक फैन के रूप में कर लेते हैं, और उस फैन में के माध्यम से जो हमारा काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरह से विभिन्न तरह के ऊर्जा के एकीकरण से जो हमारा कार्य प्रभावित होता है, वो दोनों ही चीजें हैं, उससे वो सकारात्मक भी जाता है, नकारात्मक भी जाता है, लेकिन वह काम करता है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है, सम्मिलन होता है, और हम उसको उसके उसको क्या कहेंगे, व्यापक क्षेत्र को हम महसूस कर सकते हैं। जी। पश्चिमी लोग दवा जो शरीर पर नहीं बल्कि इस क्षेत्र पर असर करती है, इस क्षेत्र को प्रभावित करने से सघन पदार्थ के प्रभावित भागों के प्रभावित हिस्से भी बदल जाते हैं। लेकिन बीमार अंग को कैसे ठीक किया जा सकता है? अंग को ठीक किया जाए, वह इसे अपने घने पदार्थ से नहीं करता, वह अपनी ऊर्जा से करता है। ये चीजें तर्कसंगत और सड़न रोकने वाली पश्चिमी सोच में फिट नहीं लगती हैं। ये पूरी तरह से सत्यापन योग्य है। तो आजकल का जो तर्क का जमाना है, जो पश्चिमी सोच से आया है, पश्चिमी सोच जो कुल मिला के 200-300 साल पुरानी है, अब वो 5000 या 10,000 साल पुरानी सोच के ऊपर जजमेंट देना चाहती है। तो सिलों का कहना है कि ये हम नहीं मानते। पश्चिमी लोग अब परामनो विज्ञान के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने दूध के साथ कॉफी का आविष्कार किया हो। ये हंसी की बात है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सैकड़ों वर्षों से बात की जा रही है, लेकिन अब से वैज्ञानिक नाम किसके पास है, ये अधिक स्वीकार्य होने लगा। वैज्ञानिक नाम का मतलब वैज्ञानिक सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि हमें उन चीजों के अस्तित्व को समझने के लिए एक वैज्ञानिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मतलब वो वैज्ञानिक एक पत्र देंगे कि ये सही है या गलत है, जो इस बारे में कुछ जानते समझते नहीं है। जब हम आंतरिक धर्म और आंतरिक धर्म के विचारों के बारे में बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि यह वैज्ञानिक अवधारणाओं से संबंधित है, या ये दो अलग अलग चीजें हैं। विज्ञान बहुत दिलचस्प चीज है, लेकिन हमें वैज्ञानिक प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमने ग्रहमवाद में और सामान्य तौर पर धर्मों में देखा है कि वैज्ञानिक होने की एक बड़ी चिंता है। सबको ये इस समय दौड़ लगी हुई है कि हमारा धर्म, हमारी चीजें वैज्ञानिक है, ये कहने की सबको दौड़ लगी हुई है। विज्ञान बहुत लेकिन हमें वैज्ञानिक प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमने ग्रहमवाद में गुह्यवाद यानी बहुत कठिन, गुह्य मतलब होता है बहुत गहरा और बहुत छुपा हुआ। हाँ, इनर एक्सपीरियंस, आंतरिक अनुभव। और सामान्य तौर पर धर्मों में देखा है कि वैज्ञानिक होने से यहाँ अनुभव से संबंध नहीं है। बहुत लोग नहीं कहते हैं ये बड़ा गूढ़ विषय है। जी जी तो, जी। तो वही गूढ़ से गूढ़ बना है। हमने गुह्यवाद और सामान्य तौर पर धर्मों में देखा है कि वैज्ञानिक होने की एक बड़ी चिंता है। हमें वैज्ञानिक होने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
जब कोई वैज्ञानिक हमारे साथ काम करता है तो आमतौर पर ऐसा होता है कि वह अपनी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक तरीके से काम करता है, लेकिन जब वह एक आंतरिक धर्म समूह में काम करता है तो वह वैज्ञानिक को छोड़ देता है, और इस तरह हम आंतरिक धर्म के अनुभव से जो निष्कर्ष निकालते हैं वे वैज्ञानिक नहीं हैं बल्कि वैज्ञानिक हैं। ये यहाँ पर शब्द जो है ये थोड़ा अनुवाद के कारण वो रिपीट हुआ है। उस दो शब्द का दो मीनिंग होगा। हम अनुभव से जो निष्कर्ष निकालते हैं वे वैज्ञानिक नहीं है बल्कि विज्ञान आधारित नहीं, विज्ञान आधारित है। और हमें वैज्ञानिक होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस प्रकार विज्ञान द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अधिक से अधिक उसी के समान होंगे जो सैकड़ों साल पहले समझाया गया था। साधारण तथ्य ये हैं कि वे वही कह रहे होंगे जो सैकड़ों वर्षों से कहा गया है, पहले सैकड़ों वर्षों से कहा गया है। वही कह रहा होगा जो सैकड़ों साल पहले कहा गया था। आने वाले लोगों से हम प्रमाण पत्र की मांग नहीं करते हैं। इस प्रकार जब कोई पूछता है कि क्या आंतरिक धर्म का वैज्ञानिक आधार है, तो हम जवाब देते हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। वैज्ञानिक आधार जब हम जवाब देते हैं कि उनके पास बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं कि ये आंतरिक अनुभवों पर आधारित है और किसी भी मामले में विज्ञान उन आंतरिक अनुभवों की व्याख्या करके काम करना शुरू कर सकता है। उन आंतरिक अनुभव की व्याख्या करना, यानी हम जब आंतरिक धर्म की बात करते हैं तो उसका आज के विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये विज्ञान जब आगे बढ़ेगा तो ये वही कहेगा जो आंतरिक धर्म में कहा गया है। तो इन दो चीजों में हमें हमारा कहना है कि इनका कोई संबंध नहीं है। आंतरिक धर्म की बातों को आज के विज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। इस बिंदु के अनुसार आइए देखें कि हम दुनिया और लोगों की कल्पना कैसे करते हैं। लोग, हम मानव शरीर में विभिन्न भौतिक साधारणताओं को देखते हैं। वे सांद्रता जिन्हें हम केंद्र कहते हैं ऊर्जा से भरपूर हैं। चक्र भी कहते हैं ना जिन्हें। ये केंद्र मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जब एक केंद्र दूसरों की तुलना में अधिक ऊर्जा के साथ काम करता है तो दूसरों में ऊर्जा कम हो जाती है। कभी कभी एक केंद्र दूसरे की तुलना में विपरीत दिशा में काम करता है। दूसरे की तुलना में दिशा, आइए एक उदाहरण दें। मैं अभी दौड़ना चाहता हूं, लेकिन दूसरी ओर मुझे आपके साथ चलना बहुत दिलचस्प लगता है। आपके साथ चलना बहुत दिलचस्प है। मेरे भीतर विपरीत दिशाएं निर्मित हो गई हैं क्योंकि मैं विभिन्न वस्तुओं की ओर फेंका जाता हूं। मुझे विभिन्न वस्तुओं की ओर फेंका जाता है। इन केंद्रों की गतिविधियों का संबंध ऊर्जावान नामबंदी से है। मुझे आंतरिक एकता का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं आंतरिक विभाजन का अनुभव करता हूँ। आंतरिक विभाजन, तो ये एक उदाहरण है। बोले हम कैसे शरीर को समझते हैं। शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं और ये केंद्र मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रण करते हैं और ये एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम करते हैं। लेकिन कभी कभी जब विपरीत दिशा में काम होता है तो क्या होता है, उसका उदाहरण दिया कि मैं दौड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं आपके साथ पैदल भी चलना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
तो अब मेरे अंदर दो दिशाएं शुरू हो गई, मुझे दौड़ना भी है, मुझे पैदल भी चलना है। ये दोनों विपरीत दिशा है। इसके कारण मुझे आंतरिक एकता का नहीं, आंतरिक विभाजन का अनुभव होता है। आइए मान लें मैं केवल ऊर्जा का एक समूह छोड़कर अपने शरीर को गायब कर सकता हूँ। तब ऊर्जा का एक हिस्सा सड़क पर जाएगा और दूसरा हिस्सा दूसरी दिशा में जाएगा। तो उनका कहना है कि जब हम इस आंतरिक विभाजन की स्थिति में हैं और शरीर खत्म हो जाता है यानी मौत आ जाती है, तो जो ऊर्जा थी वो उसका एक हिस्सा एक दिशा में जाएगा, एक हिस्सा दूसरी दिशा में जाएगा। मान लीजिए इस ऊर्जा को आत्मा कहते हैं और अब मेरी आत्मा विपरीत दिशाओं में जाने को तैयार है। फिर अगर मैं चाहूं तो वह ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में गोली मारती है, मतलब तेजी से जाती है, इस तरह से कि हम अमरता या कुछ इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। शरीर के विघटन के लिए ऊर्जा के विघटन से मेल खाएगा। यदि जब शरीर का विघटन होगा तो ऊर्जा का भी विघटन होगा। जब तक मेरा शरीर उस ऊर्जा के लिए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के रूप में कार्य करता है, उस ऊर्जा के लिए वह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण, वह ऊर्जा एकजुट रहती है। लेकिन अगर मैं शरीर को हटा दूं तो वह ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। नष्ट करना, जब हम गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के बारे में बात करते हैं तो हम एक निश्चित तरीके के बारे में बात करते हैं जो हमें उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने और इसे केंद्रीय दिशा में जाने की अनुमति देता है, ना कि बाहरी दिशा में। यानी जो हमारी यहाँ जो हम वैलिड एक्शन की बात करते हैं उसका रूट समझ आता है। तो जब हमारा सोचना, हमारा महसूस करना और हमारी गतिविधियां एक दिशा में चलती हैं तो हम अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब ये ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में जाती है तो ऊर्जा नष्ट होती है और हमारे शरीर में विघटन होता है और हमारे अंदर जो जो हम महसूस करते हैं वो एकता का अनुभव नहीं होता है, वो आंतरिक विभाजन का अनुभव होता है। और इस तरह जब हम चल रहे हैं तो वहां से, जब हम जिंदा हैं तब तक तो जो हमारा शरीर है वो इस अलग अलग जाति ऊर्जाओं को फिर भी संभालता है, क्योंकि शरीर जो है वो उन ऊर्जाओं का एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जो ऊर्जा अलग अलग दिशा में जा रही हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो उनका कोई सामंजस्य नहीं होगा, उनका कोई, क्योंकि शरीर रहेगा नहीं जो उनको पकड़ के रख सके। यदि मैं एक बाहरी धर्म का पालन, यहाँ पर एक बड़ी मुख्य बात है, यदि मैं एक बाहरी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति होता तो मेरी सारी प्रवृत्तियां ईश्वर, स्वर्ग और बाहरी चीजों की ओर निर्देशित होती। धर्म में मानने वाले लोगों का यही होता है ना कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है, भगवान, स्वर्ग और बाहरी चीजें। अब अगर मैं अपने शरीर को हटा दूं तो ऊर्जा भी उन दिशाओं में जाएगी। हमारे पास कोई आंतरिक एकता नहीं है, हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का कोई केंद्र नहीं है। हम गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बनाने के लिए चिंतित। पहले अनिल जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है क्योंकि आपके यहाँ से शोर आ रहा था। हम पहले कह चुके हैं कि ऊर्जा तब तक सघन हो सकती है जब तक कि वह ठोस पिंड ना बना ले, और अब हम कहते हैं कि हमारे चारों ओर घूमने वाली ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कार्य के माध्यम से अधिक दृढ़ता प्राप्त कर सकती है। ये अपने स्वयं के केंद्र का दावा कर सकती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। सभी जीवित प्राणियों, यहाँ तक कि खनिजों में भी वह ऊर्जा होती है। गति में ऊर्जा, या जिसे पुराने लोग आत्मा कहते हैं, उसे हम ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं। आत्मा
हम इसे ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि मनुष्य में अपने बारे में सोचने और महसूस करने की संभावना है। पौधे और खनिज के मामले में ये अलग तथ्य है। जो खनिज चीजों पर निर्भर करता है, जो बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य में कुछ हो सकता है और इसलिए ये मनुष्य में है, जहां ये ऊर्जा एक रचनात्मक केंद्र उत्पन्न कर सकती है। एक रचनात्मक केंद्र। मंजू बहन, कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ बाकी जीवों से मनुष्य को थोड़ा अलग इसलिए किया गया है कि जो ऊर्जा का जो प्रॉपर इस्तेमाल है जी और जो ऊर्जा का रूपांतरण है, उन सारी चीजों को मनुष्य समझ सकता है, मोड़ सकता है, उसकी रचनात्मकता की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इन चीजों पर यहाँ थोड़ा स्ट्रेस दिया गया है। मनुष्य के हाथ में बहुत कुछ है, उन चीजों को यहाँ दर्शाया गया है जी कि मनुष्य के हाथ में पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन मनुष्य ही एकमात्र वह जीव है जो इस ऊर्जा को एक ढांचा दे सकता है, रचनात्मकता दे सकता है, कुछ भी मतलब निर्मित कर सकता है उससे बहुत सारी चीजें। एक मतलब रचनात्मक केंद्र से मतलब है जो आंतरिक जो ऊर्जा का निवास है मनुष्य में, जो जी जी उसको जी करवाता है, जी तो वो मनुष्य के बूते की चीज ही है। जी जी जी। क्योंकि मनुष्य में अपने बारे में सोचने और महसूस करने की संभावना है। जी मनुष्य पशु प्रजाति के कार्य के रूप में कार्य कर सकता है। वह अपना पूरा जीवन बाहरी चीजों में व्यस्त रह सकता है। वह निश्चित रूप से केवल उन चीजों की ओर निर्देशित होकर मर सकता है जिसे वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से देख सकता है। इस प्रकार वह अपना पूरा जीवन बिना गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बनाए बिता सकता है। ये बड़ा वाइटल पैराग्राफ है बहुत जरूरी। और 99.9% लोग के बारे में मुझे लगता है सिलो का ये पंक्ति है। मनुष्य आता है अपने शरीर और उसका जो डिमांड है उन्हीं चीजों को पूरा करके और वह मर जाता है। उन सब चीजों को वो थोड़ा बहुत और उसको अच्छा करता है तो वो देखने की भी कल्पना शक्ति है उसमें, वो देखता है उन चीजों को, वो उसका आनंद भी लेता है। लेकिन जो उसका अपना एक मैं यहाँ गुरुत्वाकर्षण केंद्र का जो निर्माण है वो वही विशेष कार्य करवाने वाली शक्ति जो मनुष्य में पैदा करती है, मुझे लगता है उससे संबद्ध है। क्या मैं इसमें थोड़ा सा जी जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, आप जी जोड़िए। एक्चुअली में हमने जो समझा है अभी तक, जो सिलो एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु पे हम लोगों को ले जाना चाह रहे हैं कि इंसान के अंदर एक ये जो ऊर्जा को अपने तरफ खींचने का जो सिस्टम है ये किसी और में नहीं है।
और इंसान बाहरी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके उसे अपने तरीके से जब वो ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, उसके बाद फिर अपने तरीके से उसको अपने कार्यों में उपयोग करते हैं। जो ये खास चीज किसी भी मानव को छोड़ के और किसी भी अन्य प्राणियों में नहीं होता। मैं जरा इस ऊर्जा का केंद्र का जहां तक सवाल है, तो ऊर्जा का केंद्र मानव के पास अथाह है, जिसे हम या तो समझ नहीं पाते हैं, और समझते भी हैं तो उसे केंद्रित नहीं कर पाते, केंद्रित नहीं कर पाते हैं, उसको विकेंद्रित कर देते हैं। क्यों कि बाहर में बहुत सारे ऊर्जा हमारे चारों साइड ऊर्जाएं जो घूम रही हैं, मैं उन तमाम ऊर्जाओं पे अपना ज्ञान को, अपना ये जो शक्ति है उसको डाइवर्ट कर देता हूँ। और कुछ चीज ऐसे होते हैं जो केंद्रित हुए बिना कोई भी काम नहीं करता। तो ये केंद्रित ऊर्जा का जो शक्ति है, ऊर्जा को केंद्रित करना अपने अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ मानव में ही है। और इसीलिए इसके अंदर एक बाहरी शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करने का भी सिस्टम है इसमें। मैंने अभी तक ये समझा। ये आगे थोड़ा और समझाया गया है। हम कहते हैं कि मनुष्य गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के बिना पैदा हुआ है, कि उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र अंतिम है। गुरुत्वाकर्षण का ये केंद्र उसका शरीर है। गुरुत्वाकर्षण का ये केंद्र उसका शरीर है। हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के बिना कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। केवल मनुष्य ही अपने भीतर स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। और ये केवल आंतरिक कार्य के उदाहरणों द्वारा या महान प्रेम के उदाहरणों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भले ही वे आंतरिक कार्यों के रूप के बारे में महान सिद्धांतों को नहीं जानते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आंतरिक, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, ये हमारा शरीर है, लेकिन वो शरीर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होकर पैदा नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। और ये केवल आंतरिक कार्य से या महान प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। भले ही उस व्यक्ति को आंतरिक कार्य के महान सिद्धांतों के बारे में कुछ ना पता हो। तो इसके लिए थ्योरी की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। और उस आंतरिक कार्य या महान आंतरिक प्रेम ने एकता उत्पन्न की है। कहाँ कुछ हो रहा है? और उस आंतरिक कार्य या महान आंतरिक प्रेम ने एकता उत्पन्न की है, अंतर विरोधों को तोड़ा है। संत वे लोग होते हैं जिनका गुरुत्व केंद्र वास्तव में बहुत मजबूत होता है। इन लोगों में एक महान आंतरिक प्रेम होता है जिसे वे पहचानने की संभावना नहीं रखते हैं। ये समस्या कुछ लोगों के लिए नहीं। दूसरी ओर महान बौद्धिक विकास वाले लोग आते हैं, लेकिन कोई आंतरिक ना कर सकते हैं, जो बहुत विनम्र है, पास महान आंतरिक प्रेम है, जो शायद पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन जिसके भीतर बहुत बड़ा प्यार है। हम उसे भ्रमित नहीं कर सकते कि कौन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन किसके पास ये विकसित केंद्र नहीं है। तो आंतरिक स्तर की दृष्टि से हमारे लिए इसका अर्थ नहीं है
के बारे में बहुत कुछ जानता है। हम लोगों के तर्क को वे जो कहते हैं या समझ सकते हैं उससे माप नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे माप सकते हैं कि वे क्या समझा सकते हैं या समझा सकते हैं, लेकिन वे क्या अनुभव कर सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि दूसरे लोगों से कैसे अनुभव करते हैं, हम किसी व्यक्ति के आंतरिक स्तर का न्याय नहीं कर सकते। और वैसे भी हम किसी व्यक्ति के आंतरिक स्तर को क्यों जानना चाहते हैं? तो यहाँ ये समझने की जरूरत है ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है। जी मंजू बहन बोलिए इसके बारे में। मेरे स्क्रीन में से वो गायब हो गए। क्या ये हिंदी वाला मैटर गायब हो गया? हाँ, स्क्रीन में कुछ और मैं दोबारा शेयर करता हूँ। दीदी वहाँ पे जो है ना 2-3 पॉइंट हैं, उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, उसमें एक आएगा वो 2 नंबर पॉइंट पे देखिए, उसमें आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ आया। कहाँ थे हम? यही पढ़ रहे थे। संत वे लोग मनुष्य होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के हाँ, दूसरी ओर हम महान बौद्धिक विकास वाले लोग पाते हैं, ये वाला। ये यानी मुख्य चीज है कि हम अपना ये जो गुरुत्व केंद्र है उसे स्थापित करें और उसे मजबूत करें, और ये आंतरिक कार्य या महान आंतरिक प्रेम की एकता से उत्पन्न होता है। एक उदाहरण से हम लगता है कि हमें स्पष्ट हो जाएगा। जी। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो आंतरिक प्रेम था, और वो उन्होंने जो अपने उस आंतरिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र का निर्माण किया था, उससे उन्होंने जो चाहा वो कर लिया। और मतलब जिनके सामने उतने पढ़े लिखे और जानकार शिष्य नतमस्तक हो गए, स्वामी विवेकानंद जैसे। तो पढ़ना लिखना और चीजों को महसूस करना, दोनों दो बातें हैं। बौद्धिक विकास होना एक बात है, और आंतरिक एकता, आंतरिक प्रेम का विकास होना दूसरी बात है। मुख्य रूप से मुझे लगता है क्या हो जाता है। आपका वीडियो बंद हो गया। कोई बात नहीं, वीडियो बंद हो जाए, लेकिन मेरा ऑडियो चल रहा है, बोलिए। हाँ, ऑडियो चल रहा है। हाँ, तो वो जो आंतरिक दृढ़ता है, जिसके अनुसार एक मनुष्य अपने मनुष्यत्व को जगाता है, तो वो महत्व की बात है और उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे हमारे हम किसी भी तरह के ऊर्जा को समेटने का कार्य, ऊर्जा को इस्तेमाल करने का कार्य, निर्माण के कार्य में ऊर्जा को लगाने का कार्य कर सकते हैं।
हाँ रमेश जी हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आप कुछ बोल रहे थे क्या रमेश जी? नहीं सर, अभी हम कुछ नहीं बोल रहे थे, वो तो दीदी का सुन रहे थे। अच्छा ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जी जब हम यहाँ बल नहीं, आंतरिक बल यानी ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो हम एक सामान्य प्रकार के एक्यूपंक्चर के अलावा कुछ नहीं करते। एक्यूपंक्चर, कुछ एक्यूपंक्चर चिकित्सकों का ये सिद्धांत है। वे मानते हैं कि ऊर्जा पूरे शरीर में घूम रही है और कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा दुर्लभ है, ये पारित नहीं होती है। पूरे शरीर में गतिशील और कुछ बिंदुओं में ऊर्जा दुर्लभ है, ये गुजरती नहीं है। और क्योंकि उस बिंदु से नहीं गुजरता, वह बिंदु बीमार हो जाता है। जब ऊर्जा का अतिभार होता है तब एक निश्चित बिंदु पर बहुत अधिक ऊर्जा होती है, तो वह बिंदु बीमार हो जाता है। एक निश्चित बिंदु में ऊर्जा वह भौतिक बिंदु में गलत तरीके से काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि अति भारी बिंदु या उन डिस्चार्ज किए गए बिंदुओं के माध्यम से प्रसारित करने के लिए, यदि ये एक कला से के माध्यम से पूरा किया जाता है तो ऊर्जा का संचार होता है अच्छी तरह से, तब रोग दूर हो जाता है। जब हम बल के साथ, आंतरिक बल के साथ काम करते हैं तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का संचार होता है। हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे आंदोलनों के बीच के विरोधाभास गायब हो जाते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा घूम रही है। यहाँ पर एक्यूपंक्चर का उदाहरण देते हैं। एक्यूपंक्चर में माना जाता है कि पूरे शरीर में ऊर्जा घूम रही है और जब वह आवाज कट आ रही है। ऊर्जा किसी एक बिंदु से किसी बिंदु में वो अधिक हो जाती है, और एक्यूपंक्चर से जब ऊर्जा का जो प्रवाह है अगर रुकी हुई है तो उसको चला देते हैं, और अगर ज्यादा है तो उसको ठीक कर देते हैं, तो शरीर ठीक हो जाता है। ये एक उदाहरण सिलो ने दिया कि एक्यूपंक्चर चिकित्सा में लोग किस तरह ऊर्जा को चलाना या उसको उसका प्रवाह ठीक करने का काम करते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जावान मालिश है, एक तरह की टोनिंग है। इसलिए हम कहते हैं कि सामान्य एक्यूपंक्चर कि ये सामान्य एक्यूपंक्चर के समान है। जो सामान्य तौर पर एक्यूपंक्चर होता है, ये स्पष्ट है कि हमारा इरादा बीमारियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा को ठीक से वितरित करना है। उस ऊर्जा की मालिश करना जो गलत तरीके से निकाई गई है, और इसलिए हम सभी की क्षमता को प्रकट करने की अनुमति देने के लिए हम सभी की क्षमता को उसे प्रकट करने की अनुमति दें और अधिक मजबूती के साथ होने दें, अधिक मजबूती से। तो जो आंतरिक कार्य है उसका सिलो ने यहाँ उदाहरण दिया है कि उससे हम अपनी ऊर्जा की एक तरह से टोनिंग करते हैं, मालिश करते हैं, ताकि उसका प्रवाह ठीक हो और उसका गलत इस्तेमाल ना हो, सही इस्तेमाल हो, और वो ऊर्जा से हमारी क्षमता जो है वो प्रकट होती है अधिक मजबूती के साथ। यहाँ सुधीर भाई, मैं इसमें कुछ जोड़ूं? हाँ, सब लोग जोड़ेंगे। हाँ जी। नीता एक्चुअली जी में जुड़ गई है हमारे साथ। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। आवाज क्लियर नहीं है इसमें। और एक्चुअली आवाज अशोक जी जुड़े थे, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए। जब आवाज क्लियर ना हो तो आंतरिक आवाज सुनिए।
जी। हम आ रहे हैं कि ये हमारी जो ऊर्जा की बात थी, ये वास्तविकता हमारा शरीर ऊर्जा को कैच करने का एक केंद्र है। उसमें अगर हम एकीकरण के माध्यम से अगर हम अपने एकीकरण को करते हैं आंतरिक एकता के लिए, तो सबसे पहले मुझे आंतरिक कार्य के बारे में समझना होगा, क्योंकि आंतरिक कार्य एक ऐसा कार्य है जो हमारे ऊर्जा को सही दिशा देती है, और सही दिशा पे हम सही उपयोग कर पाते हैं। हमारा बल उतना ही उस पर उपयोग करते हैं जितना उस ऊर्जा पे लगना चाहिए। सिलो ने बड़ा एक एग्जैक्टली। सटीक सा उदाहरण दिए हैं कि जब हम कभी भी किसी ऊर्जा को ज्यादा बढ़ जाता है, हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, ठीक है मेरा ऊर्जा ये हो रहा है, बहुत हेवी हो रहा है, लेकिन फिर जब हम थोड़ा सा उसको लगता है कि मुझे थकान सा महसूस हो गया, टायर्ड हो जाते हैं, तो हम उसे रेस्ट देते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो शरीर में बहुत ज्यादा उसको बढ़ाना या कम करना, इसके लिए अगर हम प्रतिदिन अपने आंतरिक कार्य को करते रहें, तो शायद इस तरह का जो परिस्थिति हमारे अंदर आता है वो बहुत कम ही आए। दूसरी बात यह है कि हम एक केंद्र, ऊर्जा केंद्र ग्रहण करने का केंद्र है। तो उस केंद्र में जैसे एक एग्जांपल है, मेरे पास जो सब स्टेशन है वहां पे 33 केवी का वोल्टेज आता है, और उसको फिर अपने अंदर में ट्रांसफॉर्म उसको अपने अंदर में रखता है और फिर ट्रांसफॉर्म करके 11 केवी में डिवाइड करता है। तो ये जो सिस्टम है अपने अंदर, हमारे अंदर मानवीय जो एक ये है, उस मानव के अंदर एक ऐसा केंद्र है जिसमें उसको ग्रहण करके फिर उसको अपने हिसाब से बल के साथ कार्य क्षेत्रों में प्रयोग करने से सफलता मिलती है। मैंने जो अभी तक समझा वो ये। शंकर, आप कुछ कहना चाहेंगे? शंकर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? म्यूट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। 1975 में सिलो ने टॉक दिया, वो उसके बारे में चर्चा हो रहा है। वही जीव, आत्मा, इसके बारे में डिस्कस हो रहा था। ठीक है, कुछ समझे कुछ नहीं समझे। आप भाई, आप क्या आवाज कहना आ रहा है? चाहते हैं? हाँ हाँ, आप क्या हाँ। कहना चाहते हैं वो बताएं, आपको क्या समझ आया, बस आप उसको कैसे समझाएंगे? ये है, जो जन्म होना और मरना तो निसर्ग का नियम है। हेलो, आप बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ, नियम है। उसमें जीना तो ऐसा जियो जैसे कि जीवित भी रहेंगे, लोग बोलना चाहिए, रहना तो ऐसा रहना चाहिए, और हम मर भी जाएंगे, लोग बोलना चाहिए, रहना तो ऐसा रहना चाहिए। इस तरीके के जीवन को अपनाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला अपना व्यक्तिगत विकास होना जरूरी है। अभी लोगों के अंदर परिवर्तन आता है इसलिए नहीं है, जो व्यक्तिगत विकास जिसका नहीं हुआ उसके हाथ में पावर है और वो सामाजिक विकास नहीं ला सकता है। वैसा मैं समझाऊं। चैतन्य, आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं सर, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। मैं केवल सीखने के उद्देश्य से आया हूँ। हिंदी भाषा में काफी सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद। नीता जी, आप अपनी बात साझा करना चाहेंगी? मैं अभी सुन रहा है। तो मंजू बहन, आप इसका एक सार के रूप में बताइए सबको, फिर इसको पूरा करें। सिलो ने इस टॉक में ऊर्जा के पूरी तरह से जो भी उसका एस्पेक्ट हो सकता है, सभी तरह से उसको देखा है और लोगों को उस परिकल्पना के लिए तैयार होने को कहा है कि ऊर्जा को वो ऐसे महसूस करें जैसे किसी चीज को हम देख सकते हैं, वो आंतरिक चीजों में आंतरिक रूप से उसको देखें। और उस क्रम में उन्होंने जो ऊर्जा के विभिन्न स्थितियों को दिखाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको बुद्धि से या ठोस रूप से देखना मुश्किल है, लेकिन जो आंतरिक एकता है, आंतरिक प्रेम है, इन चीजों को जगाने में जो संत लोग करते हैं, जो बहुत बड़े जो समर्पित लोग होते हैं चीजों के प्रति, या जो बहुत प्रतिबद्धता पूर्वक अपने आप में प्रतिबद्ध होते हैं कि हमको पाना है, अमुक चीज हमको पाना है, उसके लिए जो उनका आंतरिक प्रेम उनसे मिलता है, जो जिस आंतरिक कार्य की बात रमेश ने किया है कि आंतरिक कार्य के माध्यम से उस ऊर्जा की पहचान, उस ऊर्जा का एकत्रीकरण बहुत आसान हो जाता है। और सिलो का सबसे एक महत्वपूर्ण बात एक है कि हमारा जो ये शरीर है वो वह गुरुत्वाकर्षण का वह केंद्र बना सकता है, और इसीलिए मनुष्य महत्वपूर्ण है कि अपनी चेतना के स्तर को खोल के उस केंद्र को बनाकर जो हम जिस दिशा में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहे हम कर सकते हैं। और यही एक मानव होने का जो सबसे बड़ा काम है, उस ऊर्जा की पहचान और उस ऊर्जा का क्रियान्वयन। मुझे मेरे समझ से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? एकदम एकदम तेजी से जा रही है। तो बस मेरा यही कहना था कि ऊर्जा को कई तरह से उन्होंने देखने और दिखाने, महसूस करवाने का प्रयास किया है इस टॉक में। इसका हम अपने शरीर के माध्यम से उसका इस्तेमाल, उसका स्टोर, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो भी, और जो उसका व्यवहारिक पक्ष है वो भी, दोनों ही चीजों को उन्होंने साफ साफ तो कहा अब है। हम इसी ऊर्जा पर आधारित एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग हो सके तो आंख बंद करके बैठिए, 1 मिनट का समय लगेगा। जैसा फोटो में दिखाया गया है, अपना एक हाथ अपने दिल पे रखें, गहरे सांस के साथ कल्पना करें
कि आप इस हवा को अपने दिल में ले जा रहे हैं। और ये कल्पना करें और महसूस करें कि ये हवा आपके दिल में जा रही है। फिर अपने और अपने सबसे प्रिय लोगों के लिए पूर्ण शांति के साथ विनती करें। अपने और अपने सबसे प्रिय लोगों के लिए पूर्ण शक्ति के साथ विनती करें। पूरी मजबूती से विनती करें कि जीवन में विरोधाभास लाने वाली हर एक चीज आपसे दूर रहे। अपने जीवन में एकता के लिए विनती करें। इस संक्षिप्त प्रार्थना, संक्षिप्त विनती पर अधिक समय न लगाएं, क्योंकि अपनी दिनचर्या में केवल पल भर का हस्तक्षेप पर्याप्त होगा। ये पर्याप्त होगा अपनी अंतःकरण की गहराइयों के उस संपर्क से आपकी भावनाओं और विचारों के स्पष्टीकरण के। जब आप इसे पूरा कर लें तो वापस हमारे साथ बैठक में जुड़ सकते हैं। इस छोटी सी प्रक्रिया को अगर हम आज की बातचीत के साथ जोड़ेंगे तो इसका एक नजरिया ये बनता है कि हम अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करते हैं और उस ऊर्जा को अपने लोगों की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। जब हम उनके लिए अच्छा चाहते हैं और हम अपने अंदर एकता लाने की बात करते हैं, यह सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कार्य है जो हम सीखते हैं। हम विनती करते हैं कि हमारे अंदर एकता आए, आंतरिक एकता आए, यानी हमारा सोच, हमारा महसूस करना और हमारा गतिविधियां करना एक दिशा में हो। फिर यहाँ से हम आगे सीखते हैं जो सिलो ने कहा है कि हम अपनी आत्मा बनाते हैं। सिलो ने इसमें कहा है कि आत्मा जो है वो हमारी आंतरिक शक्ति का एक केंद्रित बिंदु है। उन्होंने कहा कि साधारणतः धर्म में उदाहरण के तौर पर
हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, हमारे अंदर जितनी एकता या जितनी हम आंतरिक रूप से विभाजित हैं, तो हमारी शक्ति भी उसी तरह से एकता में रहेगी या विभाजित रहेगी। अगर शक्ति विभाजित है तो वो शक्ति जिसको शरीर ने पकड़ के रखा हुआ है, जो शरीर के कारण एक जगह पर है, शरीर खत्म होने के बाद वो उसी दिशा में जाएगी, क्योंकि हमने उसको वही दिशा दे रखी है, तो वो खत्म हो जाएगी, उसका कोई रूप नहीं रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये उदाहरण दिया कि बाहरी धर्म में मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि हमें भगवान के पास जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, तो वो शक्ति उधर ही जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। सिलो का मानना है कि ये जीवन के बाद भी शक्ति रह सकती है, अगर वो शक्ति केंद्रित है, तो उसको केंद्रित करने का, उसको एक करने का जो तरीका है वो हमारा आंतरिक कार्य है। सिलो का ये मानना है कि हम इस शरीर के बिना भी जी सकते हैं, रह सकते हैं, और वो हमारा एनर्जी है। लेकिन अगर हम उस एनर्जी को, हंसते हंसते वो कहते हैं कि एक आदमी बहुत पैसा चाहता है, बहुत गाड़ियां चाहता है, बहुत ये सब चाहता है, तो उसके मरने के बाद एनर्जी उन्हीं दिशा में जाएगी ना, तो खत्म हो जाएगी। और इस आंतरिक कार्य का उन्होंने बेस बताया है कि आंतरिक एकता और चरम रूप का प्यार अपने साथ, सबके साथ। उसके लिए कोई डिग्री या कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी वो हो जाता है। हाँ, जो लोग उसको डिटेल में समझें तो उनके लिए उसे दूसरों को समझाना और आसान हो जाता है। इसीलिए कई महान लोगों ने यहाँ तक बोला कि सबके साथ प्यार करो, जीवन सही हो जाएगा। कुछ ने उसको डिटेल में बताया, क्योंकि जिसकी जो समझ थी, जिसको जिस चीज से अनुभव मिला, वो अनुभव उसने दूसरों के साथ साझा किया। सिलो ने उस आंतरिक कार्य को पूरी तरह से समेट के एक एक बड़े सिस्टमिक रूप से हमारे सामने रखा है, ताकि हम उसको ठीक से कर सकें और अपने जीवन में एकता ला सकें, आंतरिक एकता ला सकें।